हम सभी लोगों का सपना होता है मेहनत करके पैसा कमा करके एक प्रॉपर्टी खरीदा जाए, और ऐसे में देखिए कोई भी नहीं चाहेगा अगर हम लोग जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे हम लोगों को हाथ धो बैठना पड़े और जो प्रॉपर्टी खरीदे उसको गंवाना पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में फ्रॉड होने का चांसेस, और कोई इंसान कानूनी झमेला में भी नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि मतलब सालों साल केस लटकता हुआ चलेगा, ये आप सभी लोगों को पता है। तो देखिए आज हम लोग ऐसा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया एक लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस ले करके, जहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहे हैं किस तरीके से आपको ये सारा का सारा सेल डीड रिलेटेड मैटर के साथ डील करना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, कानून उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो एक आम जनता उसको समझ ना सके। दरवाजा पर कान लगा करके या फिर खिड़की खोल के पड़ोसी का झमेला सुनने में और गेस करने में जितना वक्त जाता है ना, उससे भी बहुत कम वक्त लगता है कानून को समझने में। तो केस का नाम है बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी। बलराम सिंह एंड केलो देवी, ये दोनों में से केलो देवी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और बलराम सिंह प्रॉपर्टी बेच रहे थे। बलराम था सेलर और केलो देवी थे बायर। 1996 में ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बेसिस पर केलो देवी बलराम को 14,000 रुपए दिए थे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट केलो देवी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिए थे, और ऑन द फ्यूचर डेट बाकी का जो अमाउंट था इसको देने के लिए बोला गया था, और उसी वक्त सेल डीड को रजिस्टर भी करने के बारे में बोला गया था। अभी इसी बीच में होता क्या है, आगे चल करके ये केलो देवी और बलराम के बीच में झमेला लग जाता है, तो डिस्प्यूट बहुत गंभीर हो जाता है और बलराम ये बोलने लगता है मेरे को अभी रजिस्टर नहीं करवाना है, तो आप मेरा प्रॉपर्टी को वापस दीजिए, मैं अभी आपको बेचना नहीं चाहता। तो सिंपली क्या हुआ, 1996 में साइन हुआ, 14,000 रुपए दिया गया और केलो देवी को प्रॉपर्टी चला गया था, मतलब पोजीशन वो ले लिए थे। और अभी इसी बीच में केलो देवी को बार बार बोला जा रहा था प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस करने के लिए, केलो देवी वापस नहीं करना चाह रहे थे। अभी केलो देवी क्या करते, बलराम को रोकने के लिए सिविल कोर्ट में एक इंजंक्शन सूट फाइल कर देते, परमानेंट इंजंक्शन क्लेम करके। अभी ये था एक स्ट्रैटेजिकल प्री मेडिटेटेड मूव। अब मैं इसको प्री मेडिटेटेड स्ट्रैटेजिकल मूव क्यों बोल रही हूँ, आप इसको मतलब एकदम पॉइंट नोट करके रखिए, जिसको आगे मैं आपको समझाऊंगी। अभी बलराम ऑन द अदर हैंड क्या करता है, एक काउंटर क्लेम अराइज करके पोजेशन डिमांड करने के लिए सूट फॉर पोजेशन फाइल कर देते हैं। अब केलो देवी कोर्ट को जाकर के बोलते हैं दैट मैंने इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदे थे, दैट ये सारा पैसा वगैरह दिया गया था, बट ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट बोले दैट आप एब्सोल्युटली एक अनऑथोराइज पोजीशन पर हो, मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है उस पोजीशन में घुस के रहने का। इसके ऊपर सेल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हो, वो सेल एग्रीमेंट ही आप कोर्ट में साबित नहीं कर सके हो, वो अनरजिस्टर्ड है। सेल डीड हुआ था किस चीज के ऊपर पता है, स्टैम्प पेपर पर। अब देखिए स्टैम्प पेपर पर कोई चीज करना गलत नहीं है, बहुत सारा चीज मतलब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा सर हर चीज हम लोग जो स्टैम्प पेपर में करते हैं क्या वो इनवैलिड होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं होता है, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट के ऊपर, तो आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। सेल एग्रीमेंट जब आप कर रहे हो, अब उसको स्टैम्प पेपर पर कर रहे हो, वहां पर आपको कुछ चीज मानना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप वो चीज नहीं मानोगे तो एब्सोल्युटली सारा का सारा चीज एकदम पानी में चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था। तो इस हिसाब से बलराम यहाँ पर केस जीत जाता है ट्रायल कोर्ट से और केलो देवी हार जाता है। केलो देवी केस लेकर के सीधे पहुंच जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। 2 अपील किया गया था, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, दोनों में ही केलो देवी जीत जाता है। हाई कोर्ट मतलब सेटिस्फाई हुए थे, हाई कोर्ट बोले कि हाँ मतलब ये तो वैलिड होगा सेल एग्रीमेंट, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी केलो देवी के पास ही रहेगा। अभी केस सीधा पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये क्वेश्चन था डिसाइड करने के लिए जो सेल एग्रीमेंट यहाँ पर बनाया गया है स्टैम्प पेपर पर, क्या वो वैलिड होगा। बलराम जी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से 2 आर्ग्यूमेंट कोर्ट के पास पेश किए। नंबर 1 दैट जहाँ पर एक सेल एग्रीमेंट किया गया है और उसको रजिस्टर्ड भी नहीं कराया गया है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या वो सेल एग्रीमेंट वैलिड होगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम चालाकी से ड्राफ्टिंग वगैरह किया गया है। तो अभी आपको वो पॉइंट जो मैं आपको बताई थी नोट करके रखने के लिए, दैट केलो देवी यहाँ पर एक इंजंक्शन केस फाइल किए थे, नॉट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। सपोज एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ,
सपोज आपको बनाना है रोटी और सब्जी। यहाँ पर देखिए रोटी आप बना चुके हो बट सब्जी बनाना अभी बाकी है। मतलब क्या, आपको सब्जी बनाने के लिए कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, उससे ही जा करके होगा। आपका एक चीज अभी भी अधूरा है जिसको परफॉर्म करना है, और यहीं पे आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब आप कोई इंसान को कुछ परफॉर्म करवाने के लिए उसको डायरेक्शन के तहत ये वाला सूट फाइल करते हो, वरना आप नहीं करोगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो कर ही नहीं सकता अगर उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड ना हो तो। और यही फैक्ट को छुपाने के लिए बहुत ही क्लेवर तरीके से अपना ड्राफ्टिंग प्रिपेयर करके कोर्ट में हाजिर किए थे। इसीलिए यहाँ पर इंजंक्शन केस फाइल किया गया था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं। और ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट एकदम डिटेल में डिस्कस किए और सुप्रीम कोर्ट बोले हाँ ये तो एकदम सही बात है। आप मतलब ये करके आगे वाले इंसान को बोलते हो तो आपके द्वारा ये काम करना अधूरा है, आप ये परफॉर्म करो, है ना। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये वैल्यू होता है। और इंजंक्शन कहाँ पर होता है? जहाँ पर आप किसी को रोकना चाहते हो कुछ करने से या फिर ना करने से। तो ये दोनों ही मतलब एक आपस में डिफरेंट रेमेडी है, बट इक्विटेबल रिलीफ इसको माना जाता है। वो क्लेवर तरीके से ड्राफ्ट करके पूरा का पूरा मैटर को मतलब हाइड करके रखे थे, दैट सेल एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने का जो फैक्ट था एकदम से उसको गुप्त रख दिए थे। और जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये बोले दैट बहुत ही क्लेवर तरीके से किया गया है। और जो चीज़ आप डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हो, आप उसको इनडायरेक्टली भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप किस तरीके से करोगे भाई? तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को वापस देना ही पड़ेगा बलराम जी को। और जो सेल एग्रीमेंट था वो एब्सोल्युटली इनवैलिड होगा। केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सेल अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है। और स्टैम्प पेपर पर जो सेल अग्रीमेंट किया गया है वो एब्सोल्युटली इनवैलिड हो गया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वैल्यू मिला है, या फिर जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि सेल एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर भी करना ही करना पड़ेगा। अभी किस तरीके से आप सेल एग्रीमेंट लिख सकते हो, किस तरीके से आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।